स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का, जिस पर हमारे सभी संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। अलकनंदा नदी में ट्रैवलर टेम्पो गिरी। हादसे में कितने लोग घायल हुए, कितने की मौत हो रही है, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के समीप रोतला गांव में एक सड़क दुर्घटना हुई है। सड़क दुर्घटना इतनी भीषण थी, जो टेम्पो ट्रेवल से सड़क दुर्घटना में वाहन था वो सीधे अलकनंदा नदी में जाकर समाया है। ये कहा जा सकता है कि इस टेम्पो ट्रेवल में 26 यात्री सवार यहाँ पर बताए जा रहे हैं, चालक सहित, जिसमें से 13 की यहाँ पर मौत अब तक हो चुकी है, 13 यात्री घायल है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरी दुर्घटना पर शोक व्यक्त करने का यहाँ पर किया गया है। SDRF और पुलिस प्रशासन अभी भी वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं, क्योंकि जो लोग घायल है उन घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को भी ये निर्देश जारी कर दिए गए कि पूरी घटना की जांच वहां पर की जाए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस प्रकार से इस चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सड़क हादसे यहाँ पर हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को और यात्रियों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खास तौर पर पहाड़ी मार्गों पर जब वो गाड़ी से अपना यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई अप्रिय घटना वहां पर न घटे और उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो सके। लेकिन उत्तराखंड के लिए आज का दिन बड़ा कहा जा सकता है। शनिवार लोगों के लिए, कईयों के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर एनएसयूआई के वर्कर्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सादिक खान। नीट पेपर लीक परीक्षा को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि लगातार नीट परीक्षा को लेकर दिन प्रतिदिन छात्रों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लगातार छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले पर अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि किसी भी छात्र के करियर से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और वहीं दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। किस वजह से किया ये प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। दिल्ली में लगातार हो रही पानी की समस्या को लेकर आज कांग्रेस ने दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में पानी की समस्या हो रही है। एक एक पानी की बूंद के लिए दिल्ली वासी जूझ रहे हैं। इसी को लेकर आज दिल्ली में करीब 200 जगहों पर कांग्रेस के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आज बड़ा प्रदर्शन किया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तपती धूप में लोग सर पर मटका लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही प्रदर्शन के दौरान नारे भी लगते हुए नजर आए कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब कांग्रेस भी दिल्ली में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष का भी पद छोड़ दिया है। अब कौन संभालेगा नेता प्रतिपक्ष का पद, बता रहे हमारे संवाददाता चंदन वर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा साथ ही साथ जो विधान परिषद है उसकी अभी सीट खाली है। हालांकि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से लगातार जो सीट है वो खाली है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी, वहीं विधान परिषद में भी सपा के पास है नेता प्रतिपक्ष का संख्या बल। अखिलेश लागू कर सकते हैं पीडीए फार्मूला। फिलहाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में चाचा शिवपाल यादव नंबर 1 है। वहीं दलित चेहरा इंद्रजीत सरोज भी मिल सकता है मौका। वही विधान परिषद अब देखने वाली बात ये होगी कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। हालांकि अखिलेश यादव की
जीत के बाद से जो नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी थी वो अभी तक खाली है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी, क्या शिवपाल यादव को बनाया जाता है या इंद्रजीत सरोज को। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस। और वहीं उत्तर प्रदेश में करारी हार पर बीजेपी में तकरार देखी जा रही है। भीतरघातियों पर योगी सरकार जो है रिपोर्ट बना रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन वर्मा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर से टकराव हुआ शुरू, जहां एक तरफ संजीव बालियान और वहीं संगीत शो में ठनाठनी चल रही थी, तो वहीं बुंदेलखंड के प्रत्याशियों ने भाजपा विधायक पर हार का ठीकरा फोड़ा है। फिलहाल हार की समीक्षा के लिए भाजपा ने दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बरेली मंडल की 20 जून को बड़ी बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर वो शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस। और गुरुवार को बीजेपी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। मंगलौर सीट पर जो बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया गया उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस मामले में कितनी सच्चाई है, बता रहे हमारे संवाददाता विकास चौहान। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा से टिकट तो पा लिए हैं, लेकिन मंगलौर विधानसभा सीट में जिस तरह से गुज्जरों का 9000 वोटर हैं, उनके दम पर जिस तरह से बढ़ाना अब चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि गुज्जर समाज के कुछ लोग ही सामने आए हैं उनका विरोध करते हुए। उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने करतार सिंह जैसे जो प्रत्याशी हैं उनको यहां पर वो एक पैरासूट के तौर पर उतारा है, जो चुनाव के बाद फिर से एक बार अपने क्षेत्र में वापस चले जाएंगे। तो कह सकते हैं कि करतार सिंह भड़ाना की जो चुनाव की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होने वाली है, क्योंकि उनकी खुद की जिसके बल पर वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं, जो उनकी जाति वर्ग विशेष का जो वोटर है वो ही उनसे छुटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आने वाले चुनाव में किस तरह से वो अपनी रणनीति को बदलते हैं या अपने जो जाति वर्ग है उसको अपने पक्ष में करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। और वहीं उधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। तो सामाजिक हिंसा और तोड़फोड़ में बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी ऑफिस और एसडीएम कार्यालय में भयंकर आगजनी की गई भीमसेना के द्वारा। छत्तीसगढ़ में खासकर सतनामी समाज का यहाँ पर बहुतायत वोटों की संख्या होने के कारण यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर बहुत अच्छी राजनीति खेली। इनको बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विपक्ष छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता चरणदास महंत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित 20 विधायक आके घटना स्थल का मुआयना किए। घटना स्थल जब देखने के बाद उनको स्वयं को एहसास हुआ कि इस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में विश्व में पहली बार ऐसी घटना दिखाई गई, जो कोई सामाजिक संगठन किसी कलेक्ट्रेट, किसी एसपी कार्यालय में आगजनी करता है। इतनी बड़ी घटना से छत्तीसगढ़ का शर्मासन देखना पड़ा। इस विषय में जब पुलिस के द्वारा दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निर्दोष व्यक्तियों की यहाँ पर गिरफ्तारी की जा रही है, जिससे कि सतनामी समाज नाराज है। और कांग्रेस भी चाहती है कि दंगाइयों की गिरफ्तारी हो, परंतु निर्दोष की गिरफ्तारी ना हो करके कांग्रेस का डेलीगेशन कल आया। कल उसको पूरा बाकायदा घुमा, उसने देखने के बाद उनको खुद को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी घटना से कितना माने छत्तीसगढ़ को माने एक कलंक करते देखना पड़ा। परंतु जिस सब दंगाई 10,000 दंगाइयों ने जो घटना की थी, उससे पूरे शहर में दहशत का माहौल है। और जो दहशत का माहौल को कलेक्टर ने 144 धारा 16 जून तक लगा रखी है, जिससे कि अभी तक की खैर ऐसी घटना नहीं घटी है। परंतु 18 जून को कांग्रेस ने फिर पुनः प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है कि इसमें सतनामी समाज के निर्दोष लोगों की जो गिरफ्तारी की जा रही पुलिस के द्वारा या बर्बरता की जा रही है, उसके खिलाफ हम 18 जून को आंदोलन करेंगे। परंतु प्रशासन की ओर से अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उनको अनुमति मिली है कि नहीं मिली है। परंतु कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह घोषणा छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई है। अब समय बताता है कि इतनी बड़ी घटना में यदि कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति करी है तो छत्तीसगढ़ नहीं बड़े भारत में इसका
गलत मैसेज जाएगा। परंतु इतना निश्चित है कि कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार विष्णुदेव साय ने कदम फूंक फूंक के सबसे पहले कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर किया दोषी पाते हुए। दोषी पाने के बाद जांच आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद इसमें पता चला कि कलेक्टर और दोषी असक्षम थे, इस काम को नहीं निपटा पाए, इसलिए इनको निलंबित किया जाए। क्योंकि तो उनको दोनों को निलंबित करने के बाद भी एक माहौल को शांत दिया। परंतु कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का धरना प्रदर्शन और बार बार आना और ये दबाव डालना कि इसमें निरी लोगों की, निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी ना हो, तो ये मांग रखते हुए जबरदस्ती इस प्रकार का प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगी। परंतु प्रशासन जिन व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहा है उसके बाकायदा फोटोग्राफ्स उसकी गिरफ्तारी के साथ है। यह स्पष्ट आपको बता दूं कि प्रशासन की ओर से जो नए कलेक्टर तुम्हारा रमेश सोनी और विजय कुमार अग्रवाल आए हुए हैं, वो बिल्कुल फूक माने एक एक चीज की निगरानी और कानूनी प्रक्रिया के तहत बिना एविडेंस के नहीं कर रहे हैं। एविडेंस के साथ ही इन लोग की आंदोलनकारियों को गिरफ्तारी की जा रही है। और अभी कोई आसपास के लोगों को निर्देश दिया गया कि जो भी व्यक्ति आपको सोशल मीडिया में मान लो ऐसे कोई वीडियो आपको मिलते हैं जो 10 जून को दंगा में उनका हाथ दिखता है या संलिप्तता पाई जाती है, आगजनी की घटना में उनका दिखता है, तो वो वीडियो पुलिस प्रशासन को आप शेयर कीजिए। आपकी जो शेयर करेंगे वो बहुत गोपनीय रखी जाएगी बात को, और इससे यह होगा कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी नहीं घटेगी। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप माहेश्वरी। और अल्मोड़ा के बिनसर में हुई वनाग्नि की घटना में 4 वन कर्मियों की मौत को लेकर अब जो है प्रदेश में सियासत भी गर्म हो चुकी है। खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। अल्मोड़ा में बीते रोज जो बिनसर अभ्यारण्य में आगजनी की जो घटना हुई है, वनाग्नि की जो घटना हुई है, जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए थे वन कर्मचारी, इनको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। वन विभाग के पास जिस तरीके से आधे अधूरे इक्विपमेंट से यहाँ पर है और आधे अधूरे इक्विपमेंट के साथ वो अपने इस वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है, वो सीधे तौर पर सवालों के घेरे में यहाँ पर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार वन विभाग पर जुबानी हमले यहाँ पर बोले जा रहे हैं। वन मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर न हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। मुख्यमंत्री के स्तर पर जब इस पूरे मामले का संज्ञान यहाँ पर लिया गया तो 3 IAS अफसर के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई, यानी उन्हें सस्पेंड करने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अब तक इस फायर सीजन में 9-10 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है, जिसमें से अकेले 9 लोगों की जान अल्मोड़ा जनपद के भीतर गई है, वो सीधे तौर पर सवालों के घेरे में कि वन विभाग की तैयारियां क्यों नहीं समय पर पूरी हो पाई और आखिर इस तरह की घटनाओं के पीछे क्यों लोग हताहत यहाँ पर हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि लगातार चिंता का विषय है जिस पर वन विभाग को काम करना चाहिए। इंडिया वाइज। और वहीं अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। अलीगढ़ से भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं की दबंगाई का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं के द्वारा 2 सगे भाइयों के साथ जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया गया, जिसके चलते दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके का है, जहां देर रात भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं के द्वारा 2 सगे भाइयों के साथ मामूली बात को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। मारपीट इतनी गंभीर की गई कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके उपरांत मौके पर पुलिस पहुंची। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी भाजपा युवा मोर्चा नेताओं के दबंगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, अभद्रता की, और इस घटना में पुलिस का एक दरोगा की वर्दी फट गई, यहाँ तक कि 2 सिपाही के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इधर सूचना मिलते ही अलीगढ़ से आला अधिकारी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं घायल की मां का साफ तौर पर आरोप है कि कुछ दिन पूर्व उसके बेटे से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके उपरांत तो कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने जब वे रात को खाना खा रहे थे, इसी दौरान उनको देखकर उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जैसे ही उनको सूचना मिली, जिसके उपरांत वे तत्काल मौके पर पहुंचे, जिसके उपरांत महिला का आरोप है कि दबंगों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की। इधर पुलिस शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंची,
तो भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं के द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए दरोगा की वर्दी फाड़ी और सिपाहियों के साथ मारपीट की, जिसके उपरांत मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी अभय पांडे के द्वारा बताया गया, पुलिस ने 2 पक्षों की तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पहला पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, तो वहीं पुलिस की तहरीर के आधार पर भी एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें पुलिस के साथ अभद्रता और हाथापाई व उनकी वर्दी फाड़ी गई ड्यूटी के दौरान, जिसके उपरांत ये मामला दर्ज कर लिया गया। इधर डीएसपी अभय पांडे के द्वारा बताया गया कि मौके से भाजयुमो महानगर मंत्री समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। और राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष ने जयपुर में लोकसभा सांसद और प्रत्याशी के साथ बैठक की, जहां बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बता रहे हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अब बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है। जहां लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई, जहां पर सीपी जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में जो हार के मुद्दे रहे हैं, इसके साथ ही राजस्थान में क्या कुछ वजह रही है कि 11 सीटों का डैमेज हुआ है, इसे लेकर तमाम जो प्रभारी रहे हैं और इनके साथ ही उन तमाम सीटों के प्रत्याशियों को बुलाया गया है जो हार के पीछे की वजह है। हालांकि इसे लेकर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी कहीं पहुंचे हैं और हाल ही में ये भी माना जा रहा था कि इस बैठक के अंदर जो उपचुनाव होने हैं 5 सीटों पर, उन उपचुनावों को लेकर भी संगठन में बैठक कर लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अब 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, जहाँ पर राजस्थान में एक बार फिर से केंद्र को भरोसा जताया जा सकता है कि राजस्थान एक बार स्थिर है और किसी तरह का डैमेज जो हम कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है या फिर और किसी तरीके का जो परिणाम रहा है वो उसका खासतौर पर नजर आया है। हालांकि इसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इन बैठकों में कई तरह के और निर्णय होंगे, जहां पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी को मजबूत करने की फैसले लिए जाएंगे। और वहीं गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कैसे आग लगी, बता रहे हमारे संवाददाता प्रवीर कुमार। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी के औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह 11 बजे एक केमिकल की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरा मच गई। दरअसल आपको बता दें, जब इस केमिकल की फैक्ट्री में आग लगी थी उस समय वहां जो है कर्मचारी काम कर रहे थे। आग इतनी भयानक थी कि कर्मचारी वहां से तुरंत ही बाहर निकलकर खड़े हो गए और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में धमाके के साथ आग लग गई। दरअसल आपको बता दें, इस फैक्ट्री में केमिकल का काम चल रहा था और ये केमिकल बनाने की फैक्ट्री है। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी आसपास की जो फैक्ट्री थी वो भी उसकी चपेट में आ गए। फायर ग्रेड के कर्मचारियों को आग लगने की सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी। मौके पे फायर ग्रेड की कई गाड़ियां आसपास के स्टेशनों से पहुंची और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। और इस बीच जो है दमकल कर्मचारियों ने फोम से भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन केमिकल की वजह से वहां दमकल विभाग जो था फैक्ट्री को आग बुझाने में जो है वो बुझा नहीं पाया और लगातार फैक्ट्री को आग बुझाने का काम चल रहा है। दरअसल आपको बता दें, जब ये आग लगी तो बगल की जो कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियों को दमकल विभाग और पुलिस कर्मियों की मदद से खाली करा दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो सके। लेकिन जिस फैक्ट्री में आग लगी उसके अंदर से दमकल कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों को रेस्क्यू किया। वहीं जो है सीएफओ अधिकारी का कहना यह है कि लगातार जो है आसपास के स्टेशनों से 8 गाड़ियों को बुलाया गया है जो कि आग बुझाने का काम कर रही है, लेकिन जो है आग पर काबू नहीं पाया गया। आपको बता दें, आग इतनी भयंकर है कि कई किलोमीटर तक उसका काला धुआं आसमान में देखने को मिल रहा है और आसपास की फैक्ट्री में जो है आग जो लग गई है। लेकिन समय रहते जो एहतियातन तौर पर फैक्ट्री के आसपास के कर्मचारियों को निकालकर फैक्ट्री खाली करा दी गई है, लेकिन इस अग्निकांड में कई लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है, तो कहीं इसके पीछे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फैक्ट्री में आग लगने का कारण बताया जा रहा है। और वहीं हापुड़ में राशन की दुकानों पर राशन डीलर गरीबों को कम राशन दे रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां राशन डीलर गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहा है।
आपको बता दें, राशन डीलर पर आरोप है कि जब लोग राशन लेने आते हैं तो इन्हें 2-2 किलो राशन कम दिया जाता है और साथ ही घंटों तक इंतजार कराया जाता है। आपको बता दें, पूरा मामला हापुड़ सिटी कोतवाली के चमरी गांव का है, जहां चमरी गांव में स्थित राशन डीलर पर लोगों का आरोप है कि जब वो राशन लेने आते हैं तो उन्हें 2 किलो राशन कम दिया जाता है और साथ ही घंटों इंतजार करवाया जाता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हीट वेव का प्रभाव लगातार जारी है और हीट वेव में लोग घंटों तक यहाँ राशन के लिए लाइन में लगे हुए इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सर्वर की डाउन होने की बात कहता है और घंटों तक लोगों को इंतजार करवाता है। साथ ही लोगों का आरोप है कि राशन डीलर उन्हें 2-2 किलो राशन कम देता है। आपको बता दें कि हापुड़ में राशन माफिया, राशन डीलरों की मिलीभगत के चलते ही यहाँ पर काला बाजारी का धंधा जोरों पर है। हापुड़ की पक्का बाग मंडी हो या कुछ फ्लोर मिल हो, जहां चोरी के राशन को खपाया जाता है। लगातार और पास के जनपदों से भी चोरी का राशन लाया जाता है और फ्लोर मिलों पर, पक्का बाग मंडी व अन्य स्थानों पर इस चोरी के राशन को खपाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के आला अधिकारी हैं, उन्हें इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए और गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले ऐसे राशन डीलरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही राशन की काला बाजारी करने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और वहीं मैनपुरी के लालूपुर गांव में लोगों ने ग्रीन बेल्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। क्या है ग्रीन बेल्ट का पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट बनाए जाने को लेकर सरकारी योजना के तहत वहां पर कार्य होना है, जिसको लेकर ललूपुर के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। सर्किट हाउस कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से मुलाकात की है। उनको एक ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि 1000 से अधिक ऐसे मकान हैं जो कि उस ग्रीन बेल्ट की सीमा में आ रहे हैं और उनको तोड़ा जाएगा, क्योंकि और जो खेती है वो उपजाऊ खेती है और किसान भी बेघर हो जाएंगे। 1000 से ऊपर परिवार ऐसे हैं जो बेघर होने के कगार पर पहुंचते हैं अगर ग्रीन बेल्ट यहां से होकर गुजरती है। ग्रीन बेल्ट योजना शहर के जेल चौराहे से लेकर ललूपुर तक बननी है, जिस पर भारी मात्रा में पौधरोपण कराए जाएंगे और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा ये योजना हर जनपद में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में हर जनपद में ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, जिसको लेकर सभी जिलाधिकारी और जो वन अधिकारी हैं उनको एक पत्र जारी कर दिया गया। आने वाले जो पर्यावरण दिवस होगा उस पे इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए रोडों पर निकले हैं। ललूपुर से लेकर सर्किट हाउस तक पैदल मार्च करते हुए कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह की गाड़ी भी घेरने का काम किया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। और मथुरा के कृष्णा नगर में जैन चौरासी संस्था के आश्रम की गिरी दीवार, कितने लोग हुए घायल, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में शुक्रवार को शाम तेज बारिश और अंधड़ से जो है जैन मंदिर की दीवार भर भराकर गिर गई। नजदीक बने हुए मकानों के ऊपर दीवार गिरी है, जिसको लेकर मकानों में रहने वाले लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है। सभी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मकान भी पूरी तरीके से टूट गए हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यदि इस तरीके से ही और दीवार जो बनी हुई है जैन मंदिर की वो गिरती रही तो मकानों को बहुत क्षति पहुंचेगी और इससे जनहानि भी हो सकती है। तमाम लोगों द्वारा मकान के मलबे में से उनको घायलों को निकाला गया और जिला अस्पताल पहुंचाया गया। 3 लोग जो गंभीर हैं उनको आगरा रेफर कर दिया गया है। आगरा में उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। क्षेत्रीय लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी है। उन्होंने संस्थान के खिलाफ एक तहरीर भी दी है और मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। और वहीं टोंक जिले के निवाई में भूमाफिया का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कचूर गुर्जर। टोंक जिले के निवाई में इन दिनों भूमाफियाओं ने सरकारी नियमों को ताक में रखकर जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस वक्त हम गांव थली बासड़ा के समीप मौजूद है और यहाँ पर जो बांध है उस बांध का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर कॉलोनी धड़ल्ले से काटी जा रही है। नियम कायदों को ताक में रखकर कॉलोनी काटी जा रही है। कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखा सकते हैं इस तरीके से ये जो बहाव क्षेत्र है, जो ये पानी निकलता है यहाँ से, ये पानी होकर निकलता है। वही दूसरी ओर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है, किसी प्रकार का आप बहाव क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं कर सकते ताकि जो पानी है वो
बाधित हो सके। बात करेंगे तो ये हामिदपुरा का तालाब बताया जाता है जिसमें से पानी होकर गुजरता है। यह पानी यहाँ से होकर निकलता है जो दाईं तरफ होता हुआ इधर से जाता है, लेकिन यहाँ जगह जगह पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। वही दूसरी ओर पटवारी लगातार क्षेत्र में गश्त करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। किस तरीके की इनकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप देख सकते हैं ये सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर बात करें तो जगह जगह से अवैध खनन भी धड़ल्ले से हो रहा है और कॉलोनियों को काटा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ से होकर गुजरते हैं। ये गांव तलीबाहड़ा जाने वाला रोड है। यहाँ से जो जलदाय विभाग है उसकी तरफ से जो बांध बना हुआ है उसकी जो दीवार है, जो पाल है, वो भी खोखली होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं अभी ये ट्रैक्टर यहाँ से गुजरेगा और ये दृश्य आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ से जो पाल है वो कमजोर हो चुकी है और जो धूल के गुबार है ये अपने आप में खुद ही सच्चाई गवाही देंगे। ये हालात निवाई क्षेत्र की है, लेकिन लगातार पिछले दिनों कई बार शिकायतें हुई, कई बार लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगामी दिनों में लगता है कार्रवाई होगी और माफियाओं के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस टॉक। और रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।